प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के समक्ष लाया हूँ एक बहुत ही चर्चित कहानी, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और जिसका नाम है पूस की रात। तो आपने अपने छात्र जीवन में, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं ना कहीं इस कहानी को अवश्य पढ़ा होगा। और ये जो कहानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस कहानी का हम कहानी तत्व की दृष्टि से आज विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी के विश्लेषण की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको पात्रों से परिचित करा देना चाहूँगा। तो इसमें सामान्यतः 4 ही पात्र आए हैं। पहला है हल्कू, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। दूसरा है मुन्नी, यह हल्कू की पत्नी है। और तीसरा है जबरा, यह हल्कू और मुन्नी इन दोनों का कुत्ता रहता है जिसका नाम जबरा है। और सहना एक ऐसा व्यक्ति है जो हल्कू को पैसा दिया रहता है। तो ये एक सेठ साहूकार के रूप में हमारे सामने आता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी का कथानक क्या है, इसकी कथा क्या है, इसको हम देखते हैं। तो पूस की रात कहानी में घटनाएं, पात्र और परिवेश बहुत कम है। फिर भी यह जो है वह प्रेमचंद जैसे युगांतरकारी कथाकार का कमाल है कि इससे घटना का विकास, पात्रों के चरित्र और परिवेश तीनों महत्वपूर्ण हो गए हैं। प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में पूस की रात कहानी की गणना की जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही श्रेष्ठ कहानियों में इनकी गणना होती है। जिस प्रकार श्रेष्ठ उपन्यास में गोदान कहानी का नाम आता है, उसी तरह पूस की रात भी उसी प्रकार की कहानी है। तो इसकी कथा संक्षिप्त कथा का आरंभ होता है। बहुत ही संक्षिप्त है इसकी कथा, ज़्यादा नहीं है। और घर में मात्र संकेत के रूप में यहाँ पे उपस्थित किया गया है। घर का यहाँ पे वर्णन ज़्यादा नहीं किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले यह बताया जाता है कि सहना जो है कर्ज लेने आया है हल्कू से, और हल्कू को अपनी पत्नी मुन्नी से घर में रखी जो जमा पूंजी 3 रुपया है वह लाने को कहता है। तो सहना को कर्ज देने के लिए 3 रुपया मुन्नी से लाने के लिए कहता है। और मुन्नी जो है बड़ी मुश्किल से, मेहनत से मजूरी करके हल्कू और मुन्नी ने उस 3 रुपये को बचा के रखे थे ताकि ठंड से बचने के लिए कंबल खरीद सके, क्योंकि बिना कंबल के खेत की रखवाली नहीं हो सकती थी, क्योंकि ठंड का मौसम था। इसलिए मुन्नी रुपये देने का विरोध करती है। वह मुन्नी जो है वह रुपये देने से कतराती है। तो दोनों की जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं कि मुन्नी कहती है, न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। तो इस तरह से यह जो सेंटेंस उसने कहा, तो यह किसान और महाजन के बीच कभी न खत्म होने वाले अंतहीन यात्रा और किसान का जीवन जो है यह खप जाता है, और वह जो मोल है वह जस का तस रहता है, इस चीज़ को बताता है। किसान कितना भी मेहनत कर ले, वह जो लगान है, वह जो पैसा कर्ज लेके आया है वह चुका नहीं सकता। तो मुन्नी की इस कथन से इसका दर्द हमारे सामने साफ झलकता है। वह कहती है कि मर मर कर काम करूं और उपज हो तो बाकी दे दो, चुकाने के लिए ही तो हमारा जीवन और हमारा जन्म हुआ है। तो यह जो है मात्र किसानों की पीड़ा नहीं, बल्कि उसकी एक प्रकार की त्रासदी कह सकते हैं। पेट भरने के लिए मजदूरी ही करनी है तो खेत में चिपके रहने का क्या अर्थ है। इसको मुन्नी भांप जाती है, क्योंकि खेती करने से उसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। उससे अच्छा तो वह मजदूरी ही कर लेती। तो वह कहती है कि तुम छोड़ दो अब किसी खेती मजदूरी, इसमें सुख से एक रोटी खाने को नहीं मिलता। खेती में कोई सुख नहीं है, मजदूरी में कम से कम करोगे तो सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेंगे। इन सब के बावजूद व्यवस्था में हम देखते हैं कि व्यवस्था में ये जो हल्कू है वह 3 रुपया का जो सहारा रहता है उससे इनसे छीन लिया।
आने वाली घटनाओं और परिणामों का इस बोलचाल के द्वारा संकेत मिल जाता है, क्योंकि उसके पास जो 3 रुपए है वो तो ख़त्म हो गए, अब उसकी स्थिति क्या होगी यह हम देख सकते हैं। तो किसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कुछ भी कर पाना। एक किसान के छोड़ मजदूर बनने की उधेड़ बुन की बहुत ही मार्मिक चरित्र चित्रण यहाँ पे पेश किया गया है, बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी का विकास है, इसमें हम देखते हैं किससे होता है कि जो हल्कू है वो फसल की रखवाली करने के लिए खेत जाता है, और ये जो खेत जाता है इसी से कहानी का विकास होता है। पूस की कड़ाके की ठंड थी, अर्थात दिसंबर का महीना था, और वह अपने कुत्ते जबरा के साथ था, और हल्कू एक पुरानी चादर ओढ़े खेत पर जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी बयार चल रही थी, और भला एक पुरानी चादर से ही ठंड कहाँ रुकने वाली है। बचने के लिए हल्कू जो है जबरा को अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों को आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, और खेत में हल्कू की चिंता जो है वह फसल से ज़्यादा ठंड से बचाव को लेकर यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज में व्याप्त अंतर विरोध में हल्कू का जो यह कथा है, मजदूरी करने के लिए दूसरे एक मजदूरी करे और दूसरा लूटे, इस चीज़ को बखूबी दर्शाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक मेहनती किसान जो रहता है वह भूखा होता है और ठंड से बचने के लिए एक अदद कंबल भी नहीं खरीद पाता, और यह जो चीज़ है वो समाज को सोचने पर विवश करता है। तो पूस की रात थी, घना अंधकार और कपकपाती ठंड के अकेलेपन ने हल्कू को असहाय बना दिया। ऐसे में एकमात्र साथी उसका अपना कुत्ता जबरा ही था। वह उसी से बात करता है, अलाव जलाता है, चिलम पीता है, गाना गुनगुनाता है, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आता। ठंड इतनी है कि अलाव के पास बैठे रहने से शरीर गर्माहट हुई, और उसके बाद ठंड बढ़ती गई और आलस्य उसके अंदर प्रवेश कर गया। क्योंकि ठंड ऐसा होता है, और जब हम अलाव जलाते हैं तो जब हम उस आग को तापते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर आलस्य आ जाता है, हम बाहर निकलना नहीं चाहते। तो यहाँ इसी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है। हल्कू आग जलाकर, अलाव जलाकर बैठा रहता है, और हल्कू के खेत में नील गाय का जो झुंड है वह घुस आता है, और नील गाय की आहट पाकर जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर दौड़ता है। और हल्कू को भी यह लगता है कि जानवर खेत में घुस चुके हैं, और फसल चरने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए वह सोचता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, और वह सो जाता है। उसे पता है कि जो नील गाय है वो सभी फसल को बर्बाद कर देंगे, लेकिन वह नहीं जाता। तो नील गाय पूरा खेत रौंद डालती है। मुन्नी सुबह उसको जगाती है और कहती है कि फसल चौपट हो गई, अब माल गुजारी मजदूरी करके हमें भरना पड़ेगा। तो इस बात पर हल्कू कहता है कि रात को ठंड के मारे यहाँ पे सोना तो ना पड़ेगा, अच्छा ही हुआ। अंततः यही जो बेबसी है उन्हें मजदूर बनने को मजबूर करती है। तो यह जो कहानी है किसानों के शोषण, बदहाली और लाचारी का जो यथार्थ है वो खुलकर हमारे सामने लाती है। इस तरह से दोस्तों हमने पूस की रात कहानी का कथानक देख लिया। अब हम आते हैं चरित्र चित्रण पर। तो प्रेमचंद की कहानी पूस की रात में 4 भाग हैं, और इसमें कुल 4 ही पात्र हैं। किसान हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी, कर्ज वसूलने आया सहना, तथा जो है पालतू कुत्ता जबरा। ठीक है, तो इस तरह से हल्कू, जबरा, सहना ये कहानी के आरंभ में हैं, और मुन्नी कहानी के पहले भाग और कहानी के अंत में आती है। जबरा जो है वह खेत पर हल्कू के साथ उसकी स्वामी भक्ति और हल्कू और उसके प्रति विश्वास जो है वह जीवंतता का
परिचायक है, लेकिन कहानी में जो हल्कू है वही केंद्रीय चरित्र है और यही केंद्रीय चरित्र के रूप में हमारे सामने उभरता है। तो चलिए देखते हैं हल्कू का चरित्र चित्रण। हल्कू का चरित्र यहाँ पे कैसा है। तो हल्कू जो है इस कहानी का केंद्रीय पात्र है। वह एक गरीब किसान है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और यह हल्कू की आर्थिक स्थिति से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कर्ज लिए हैं और कर्ज लेना उसकी नियति बन गई है। तो मेहनत मजदूरी और खेती की उपज से भी ये जो कर्ज है उसको भी ये नहीं चुका पाता और मजदूरी करके जो बचाए हुए रुपये हैं उसको भी खेती के कारण देना पड़ जाता है। तो कर्ज मुक्ति से जो है ये जो हल्कू है और उसके परिवार है ये जीते जी इनका मुक्ति संभव नहीं है ऐसा जान पड़ता है। न जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती, इस सेंटेंस से हमें पता चलता है। तो आर्थिक दीनता, उत्पीड़न और शोषण हल्कू को किसानी के प्रति कमज़ोर तथा उदासीन बना देती है। तो उसे किसानी करने का मन नहीं होता क्योंकि उत्पीड़न और शोषण से वह त्रस्त हो गया है। लेकिन उनका मन मजबूत है और वह अपने मन को मजबूत करके अपने स्वभाव का परिचय इस कहानी के आरंभ में ही इसकी मन की मजबूती हमें पता चल जाती है। कैसे पता चलती है कि उसमें व्यवहारिक समझ है। जब सहना कर्ज लेने आता है तब उसकी पत्नी मेहनत मजदूरी से बचाए 3 रुपये देने के पक्ष में नहीं थी, जबकि हल्कू जानता है कि बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं है और अगर वह 3 रुपया नहीं दे तो कर्ज न मिलने पर सहना गाली देगा, धौंस और घुड़कियाँ देगा और इस कारण पेट काट कर जो बचाए हुए रुपये हैं उसको देना हल्कू की मजबूरी बन गई है। यह जानता है। मुन्नी प्रतिवाद करती है लेकिन वह भी इस बात को अंततः समझ ही जाती है। महाजनों, सूदखोरों और ज़मींदारों की ताकत नहीं जानती, लेकिन हल्कू अच्छी तरह से यह बात जानता है कि बचने का कोई भी रास्ता उसके पास नहीं है। हल्कू एक सुलझा हुआ और समझदार किसान यहाँ पे दिखाई देता है और समाज के अंतर विरोधों से भली भांति परिचित है। समाज में ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं लेकिन उनके पास सुख सुविधाओं का अंबार है और जो ये लोग हैं दूसरों की मेहनत के बल पर महल खड़ा किया हुआ है इन्हीं लोगों ने, जो कि किसानों के शोषण उत्पीड़न का जो लाभ है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन हल्कू इस शोषण के मकड़ जाल को समझने में असमर्थ है। शोषण के बारे में वह किस प्रकार से उनका शोषण होता है ये समझ नहीं पाता और हल्कू जो शोषण है उसको ही अपनी नियति मान लेता है। उसे वह तकदीर का खेल समझता है और अपने भाग्य को कोसता है। तो ऐसे में शोषण के खिलाफ लड़ने से वह कैसे सोच सकता है, वह लड़ ही नहीं सकता। हल्कू के पास बचने का कोई उपाय नहीं है और ऐसे ही खेती के प्रति वह उदासीन होने लगता है और यह उसकी मानसिकता और चेतना को दर्शाता है। तो खेत पर वह अपने कुत्ते जबरा के साथ आया था। वह उसके अकेलेपन का साथी है और वह उससे बातचीत भी करते हैं और यह जो है उसके हृदय की मानवीयता और पवित्रता को व्यक्त करता है कि ठंड लगने पर हल्कू और जबरा दोनों एक दूसरे के पास में चिपक के सो जाते हैं। तो ठंड बढ़ने पर जबरा को अपनी गोद में हल्कू उठा लेता है और उससे बहुत दुर्गंध आ रही थी, लेकिन हल्कू की आत्मा मनुष्यतर प्राणी के साथ संवेदना के स्तर पर जुड़ जाती है और दोनों को स्वर्ग की सी अनुभूति होती है। जबरा उसका विश्वास है। वह सोचता है कि जबरा के रहते कोई जानवर उसके खेत में नहीं जा सकता, लेकिन सब जानते हुए भी वह चादर ओढ़कर सो जाता है और इस व्यवहार और उदासीनता के कारण कहानी के आरंभ में ही प्रेमचंद जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अथक परिश्रम के बावजूद शोषण और उत्पीड़न बेगारी और लाचार किसान के जीवन को त्रासदी बन गए हैं। बेगारी और लाचारी जो है वो इस किसान के जीवन की त्रासदी बन गई है। वह महाजनी और जमींदारी के मकड़ जाल से कैसे बाहर निकले सोच ही नहीं पाता
और इस अर्थ में वह अकेला ही नहीं बल्कि पूरे कृषक समुदाय की मानसिकता दिखाई देती है और इसमें जो प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह एक वर्गीय चरित्र बन जाता है। तो हल्कू यहाँ पर केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये पूरे किसान समुदाय का व्यक्तित्व प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से हमें हल्कू का चरित्र चित्रण मिल गया। अब हम देखते हैं वातावरण, जिसे परिवेश भी कहा जाता है, देश काल वातावरण को। तो जो किसी भी कहानी है उसमें रचना में परिवेश या देश काल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पात्र और घटनाएं की जो निर्माण होता है वह देश काल के सापेक्ष ही होती है और इसी देश काल में सांस लेते हैं, विकास व विस्तार भी पाते हैं और इससे हम इसकी यथार्थता को अनुभूत कर पाते हैं। तो प्रेमचंद की यह जो कहानी है वह उस समय प्रकाशित हुई थी जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था और रूस की क्रांति हो चुकी थी। शिक्षा चारों ओर पसरी हुई थी। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में आ रहे थे और जो प्रेमचंद है उन पर इन सभी स्वतंत्रता आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। साथ में रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा, मार्क्सवादी क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो परिवेश में भारत में जो किसान की जो हालत है वो बहुत दयनीय बताई गई है और ज़मींदारी प्रथा के कारण किसानों को भयंकर शोषण कई स्तरों पर हो रहा था। उस समय की स्थिति ऐसी थी। तो उनकी उपज का जो बड़ा हिस्सा है वह ज़मींदार मालगुजारी के रूप में वसूल कर लेते थे और जीवन यापन के लिए मजबूरी में महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। तो किसानों की अशिक्षा का लाभ महाजन भरपूर उठाते थे और परिणाम यह होता है कि एक बार कर्ज लेने के बाद आसानी से मुक्ति नहीं मिलती थी, उसमें पीढ़ियां भी झुलस जाती थी। जिस प्रकार हमने गोदान में देखा कि होरी के बाद गोबर की दुर्दशा जो है वह तत्कालीन ग्रामीण या कृषक जीवन का कड़वा सच है, इसी तरह कहानी में भी बहुत कुछ जो है संकेत मात्र हैं लेकिन पूरे परिवेश को चित्रित करता है। तो ग्राम्य जीवन अपनी संक्षिप्तता में जीवंत भाषा में यहाँ पर शब्दों और मुहावरों का प्रयोग के द्वारा ग्रामीण जीवन के वातावरण को बखूबी उद्घाटित किया गया है। तो प्रेमचंद को ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म चितेरे कवि हैं। ये ग्रामीण जीवन का चित्रण बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं और पूस की अंधेरी रात का जो दृश्य है इसको हम देख सकते हैं कि पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरता हुआ मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी चादर ओढ़े काँप रहा था और यह दृश्य जहां अंधेरे में खेत के वातावरण के सारे पक्षों को सामने लाता है, वही हल्कू की दयनीय स्थिति का भी बोध हमें करा देता है। आकाश में ठिठुरता हुआ जो तारे हैं, उसी तरह ऊख की पत्तों की जो छतरी है, बांस के खटोले, पुराने गाढ़े रंग की चादर, इन जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वह मानवीय संवेदना को हिलाकर रख देते हैं। कांपना हल्कू की अन्य जो है वह कमियों का संकेत देता है कि उसके पास ठीक से ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है, गर्म चादर भी नहीं है। तो प्रेमचंद यहाँ परिवेश के साथ पात्रों की जो मनोदशा है उसका चित्रण करने में बहुत ही सफल हुए हैं। तो देश को ही इस कहानी की समग्रता प्रदान करता है और उसे परिवेश जो है वो इस कहानी की समग्रता प्रदान करता है और उसे गतिशील बनाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं इस कहानी का जो संरचना शिल्प है। तो संरचना शिल्प के अंतर्गत भाषा और शैली आती है। तो यह जो कहानी है इसके शिल्प को देख लेते हैं। तो कहानी की संरचना उपन्यास से भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है? क्योंकि जो कहानी होती है वह संक्षिप्त कलेवर में भाव और घटना और चित्र को में जो है वह घूम फिर कर प्रस्तुत करती है। नामवर सिंह कहते हैं कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात करती है, अर्थात कहानी संक्षिप्त होती है लेकिन उनमें जो भाव होते हैं वो बहुत ही बृहद होते हैं, यानी वे लघु जीवन के खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन का बोध और सत्य को उद्घाटित कर देती है।
कहानी की रचना भाषा में होती है और भाषा का कलात्मक उपयोग उसके कथन को गतिशील बनाता है और यह जो है अलग अलग शैलियों के माध्यम से संभव होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शैली और भाषा ये जो दोनों हैं वह रचना के मुख्य अंग होते हैं। तो इस तरह से हम संरचना विधान में पहले देखते हैं शैली को। तो प्रेमचंद जी की जो पूस की रात कहानी है इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। इस लिहाज से यह प्रेमचंद जी की परिपक्व रचना है और यह कथ्य, भाषा शैली और उद्देश्य आदि सभी दृष्टि से हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी साबित होती है। ग्रामीण जीवन से जुड़ी एक कहानी प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर यह जो कहानी है वह लेकर जाती है। इसका प्रभाव उसकी शैली पर स्पष्ट दिखाई देता है। कहानी का जो कथ्य है वो बहुत ही यथार्थपरक है, अर्थात यहाँ जो कहानी में कथानक बताया गया है वो क्या है, यथार्थता को प्रदर्शित करती है कि किस समय अंग्रेज़ों के समय में भारत के जो किसानों की दुर्दशा थी इसको उद्घाटित करती है और युग परिवेश के यह जो कहानी है वो अनुकूल है। तो ऐसे में यह निश्चित है कि शैली में भी कथन के अनुरूप ही होगी। तो यथार्थवादी शैली इसका विशेष गुण है। तो पूस की रात कहानी का विशेष गुण क्या है, यथार्थवादी शैली। मतलब इस कहानी को यथार्थवादी तरीके से कहा गया है और जीवन को जो यथार्थ है वह रचनाकार उसी रूप में प्रस्तुत करता है। जिस रूप में जीवन होता है उसी रूप में प्रस्तुत करता है, उसी को हम यथार्थवादी शैली कहते हैं। तो प्रेमचंद जी इसके सिद्धहस्त कलाकार है क्योंकि इनकी जो लिखने की शैली है, इनका जो वाद है वो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। तो इन्होंने घटना के साथ ही चरित्र को महत्व दिया है और जीवन के वास्तविक समस्याओं को कहानी के केंद्र में इन्होंने रखा है। वे ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं कि पाठक स्वयं हर स्थिति को महसूस कर सकते हैं और बदलाव के प्रति वे जागरूक हो सकते हैं। इस तरह पूस की कहानी में आए एक एक शब्द सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करते हैं और इसमें किसी भी तरह का बिखराव हमें देखने को नहीं मिलता है। कहानी के विश्लेषण से हम यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि पूस की रात कहानी में सहना के कर्ज मांगने से यह शुरू होता है और यह घटना बहुत ही छोटी है, लेकिन महाजनी व्यवस्था में किसानों के शोषण किए जो समाजशास्त्र है इसको रेखांकित कर जाती है और अर्थात यह जो कहानी बता जाती है कि किस तरह से किसानों का शोषण होता है। हल्कू के पास 3 रुपये जमा पूंजी है जिसे उसने मेहनत मजूरी से पेट काट कर बचाया है ताकि यह कंबल खरीद सके, लेकिन किसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। यही एक सामाजिक विडंबना है। गाली गलौज और धौंस जो है यह जमींदारी की जो मानसिकता है इसको उद्घाटित करती है। हल्कू और मुन्नी की बातचीत में भी यहीं पर खेती छोड़ मजदूरी को अपनाने का संकेत मिल जाता है। फिर अगले प्रसंगों में खेत, मड़ैया, पुरानी चादर, पूस की अंधेरी रात, कड़ाके की ठंड, जबरा और अंततः नील गायों द्वारा खेत को नष्ट किए जाने पर हल्कू की जो मानसिकता है कि वो खेत को नहीं बचाता, उसे गहरे अंधकार में ले जाती है। और हल्कू का यह जानते हुए भी कि खेत में नील गायें घुस गई है, फिर भी सोए रहने का कारण जो है केवल ठंड, हम इसको नहीं बोल सकते। वह जानता है कि कितना भी तुम किसानी कर लो, कितना भी कमा लो, लेकिन अंततः जो कमाई है वह महाजनों के पास ही जाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ लगातार शोषण और उत्पीड़न में इनकी भावना का मर जाना यहाँ पे बताया गया है। तो शैली की यथार्थता और भयावह की प्रस्तुति ही इस कहानी को श्रेष्ठ बनाती है। अब हम देखते हैं पूस की रात कहानी की भाषा। तो प्रेमचंद जी जो हैं मुख्यतः ग्रामीण जीवन के कथाकार हैं। तो ग्रामीण जीवन में जो चरित्र ये प्रस्तुत करते हैं उसी के अनुरूप इनकी भाषा रहती है। तो परिवेश और पात्रों के अनुकूल इनकी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषाएं होती है, सहजता से रची बसी है और उनके यहाँ उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत इन सभी भाषाओं के शब्दों के जन स्वीकृत रूप ही सामने
आए हैं, अर्थात ऐसे कोई भी शब्द नहीं आए हैं जो किसी भी प्रकार से दुरूह हो। इनका जो शब्द आया है इस कहानी में वह जन सामान्य लोग बोलते हैं वैसा ही शब्द आया है। तो कहानी ज़मींदार के लगान और महाजन के लिए कर्ज के ब्याज चुकाते चुकाते पूस की रात के हल्कू की जो दुर्गति हुई थी उसका यथार्थ चित्रण और अन्य पहलुओं को उद्घाटित करने का काम करती है। घर में सिर्फ 3 रुपए हैं और उसे भी ब्याज के रूप में ज़मींदार सहना को देना पड़ा, और ये पैसे हल्कू और मुन्नी ने कड़ाके की सर्दी के समय खेत की रखवाली के उद्देश्य से कंबल खरीदने के लिए जो संजो रखे थे, सहना ब्याज के रूप में उसको मांगने आ जाता है। तो इस तरह से मुन्नी कहती है कि ना जाने कितना बाकी है, और यह जो है किसी तरह थमती ही नहीं, और वो कहती है कि हल्कू इसको छोड़ दे, अर्थात खेती छोड़ दे, क्योंकि मर मर के काम करते हैं और उपज का जो है जो भाग आता है वह सभी उसको महाजनों को दे देते हैं। तो वह बोलती है कि चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करते हैं, इस तरह से बोलती है। तो उसी तरह ऐसी खेती से बाज आए, कड़ाके की शीत लहर से कंबल न होने की वजह से जब नील गाय खेतों में चढ़ने लगी तो अपने प्यारे कुत्ते जबरा के बार बार भौंकने के बावजूद भी हल्कू की जो हिम्मत है वह नील गायों को भगाने की नहीं हुई। वह अलाव को जलाता रहा, उसके पास से उठ कर जाए ऐसी उसकी हिम्मत नहीं हुई। बिच्छू के डंक की सी जो हवा है, कपा देने वाली ठंड है, उसका झोंका है, और नील गायों का भगाना, उनके लिए न उठ सकना, और अंत में वही हुआ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया और सारी फसल मिट्टी में मिल गई। तो इस तरह से मुन्नी की जो चिंतित होकर कहा कि अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, तो इस पर हल्कू ने कहा कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो इस तरह से हमने जो शब्द देखे वे बहुत ही साधारण शब्द है, और जो है गांव के जो पात्र हैं ग्रामीण परिवेश में इन शब्दों का प्रयोग सामान्यतः होता है। अब हम आते हैं पूस की रात कहानी के उद्देश्य की तरफ। तो हम जानते हैं कि पूस की रात कहानी का जो परिवेश है वह देश की गुलामी का दौर यहाँ पे चित्रित किया गया है, क्योंकि 1930 में प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी लिखी है। तो सामंती और जमींदारी प्रथा किसानों के शोषण उत्पीड़न के केंद्र में जो उपज है उसका पूरा भाग माल गुजारों के अन्य टैक्स के रूप में वसूला जाता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने कहानी में इस अवस्था का चित्रण नहीं किया है, बल्कि यह जो यथार्थ है इस कहानी की पृष्ठभूमि में मौजूद है। और मूल सवाल यह है कि इस शोषण के चक्र में जो फंसा किसान है वह क्या करे, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। प्रश्न यही उभरता है, किसानी से क्यों चिपका रहे? हल्कू इसका जीता जागता उदाहरण है। आज प्रेमचंद को गुजरे हुए लगभग बहुत वर्ष हो चुके हैं, लगभग 100 वर्ष मान सकते हैं, लेकिन आज भी भारत की बहुसंख्यक आबादी जो है वह खेतीहर है, और इसमें हल्कू, मुन्नी, होरी, धनिया जैसे करुणामय पात्र हमें आज भी मिल जाएंगे। उनके पास मजदूर बनने या फिर आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं रह गया है। तो प्रेमचंद जी ने ऐसे ही दीन लोगों के संदर्भ में मूल जो स्वामित्व उन्मूलन है और महाजनी प्रथा का जो विरोध है, इसको खत्म करने का स्वराज और सुराज के सपने जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन किसानों के लिए दोनों सपना ही रहे हैं। भूमंडलीकरण के बाद विशेषकर जो 19वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशक हुए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और भारत के पूंजीपति वर्ग के गठजोड़ ने भयंकर कृषि संकट उत्पन्न कर दिया, जिससे करोड़ों किसानों के खेतीहर मजदूरों आदिवासियों के लिए जिंदा रहना मुहाल कर दिया। जल, जंगल और ज़मीन पर पूंजीपतियों की निगाहें बढ़ गई। किसानों की आत्महत्याएं की हुई जा रही है। पिछले वर्ष में हम देखते हैं कि 5 लाख हल्कू जैसे किसानों ने खुदकुशी कर ली है। तो लेखक के तौर पर प्रेमचंद ने परिवर्तित पीढ़ियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को यह कार्यभार सौंपा है
कि वे अपने परिवेश व्यवस्था से मुक्ति के सवाल को किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और दलितों और स्त्रियों की मुक्ति की समस्या को जोड़कर देखते हैं और समाधान प्रस्तुत करें। तो प्रेमचंद जी यह सोचने पर मजबूर करते हैं आज की इस युवा पीढ़ी को। खेतीबाड़ी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की घुसपैठ को प्रेमचंद की नज़र से बखूबी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जो है वह जिस दर्द और पीड़ा, तबाही, छटपटाहट की चपेट में आ गए हैं, उसका जन पक्षधर समाधान निकाले बगैर प्रगतिशील भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और ऐसे में वैचारिक संघर्ष और जन संघर्ष के बिना यह जो नयापन है वह हम निर्मित नहीं कर सकते। अर्थात जन संघर्ष, वैचारिक संघर्ष बहुत ही जरूरी है। साथ ही अब हल्कू को समर्पण के बजाय संघर्ष करना होगा, यही प्रेमचंद जी हमें बताते हैं। तो प्रेमचंद जी मूल अर्थों में देखें तो समाधान नहीं देते, बल्कि यथार्थ रचकर, यथार्थ को बताकर वह सवालों के माध्यम से संघर्ष की संभावनाओं को जन्म देते हैं और जो युग परिवेश के अनुरूप और आकार लेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूस की रात जो कहानी है इसके उद्देश्य से हम परिचित हो गए और बहुत ही अच्छी कहानी है और यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक सिद्ध होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक किसी भी का सारांश चाहिए या उसका विश्लेषण चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।